नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे 10 मई दिन रविवार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन के ऊपर। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हम सारे प्रश्नों को समझेंगे। मैंने प्रश्न कम रखे हैं जस्ट बिकॉज आज आपके लिए 50 से अधिक क्वेश्चंस की एक श्रृंखला आ रही है जो कि वीकली करंट अफेयर है, जिसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके लिए रखे हैं, तो उसे देखना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। इससे पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने हाल ही में किसके कार्यकाल को भारत में गुडविल एम्बेसडर के रूप में बढ़ा दिया है। यानी कि प्रश्न कहना ये चाह रहा है कि यूएनईपी का जो भारत में गुडविल एम्बेसडर है कौन था और उसके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है, ये प्रश्न का कहने का तात्पर्य है। तो अभी हाल ही में दिया मिर्जा के कार्यकाल में वृद्धि हो गई है। दिया मिर्जा को जिसने नहीं देखा या समझ में नहीं आता दिया मिर्जा कौन है, तो दिया मिर्जा ये रही। दिया मिर्जा का जो कार्यकाल था यूएनईपी के अनुसार वो 2020 में ख़त्म हो रहा था और अब ये कार्यकाल 2022 तक के लिए हो गया है। 2022 ही क्यों हो गया है? क्योंकि यूएनईपी का जो गुडविल एम्बेसडर होता है उसका कार्यकाल ही 2 वर्ष होता है, तो ये बात याद रखने वाली चीज़ है। अब अगर मैं बात करूं यूएनईपी के जो गुडविल एम्बेसडर होते हैं उनके विषय में, तो उनका कोई वेतनमान नहीं होता है, केवल यात्रा भत्ते जो होते हैं, यात्रा भत्ते तो उसमें शामिल होते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय वस्तु होती हैं गुडविल एम्बेसडर के। गुडविल एम्बेसडर का काम ही यही होता है कि पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो वैश्विक स्तर पर या देश में, उनके ऊपर आवाज़ उठाइएगा। तो इसीलिए यात्रा भत्ते तो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। वेतन का कोई मान नहीं होता है। वेतन मात्र प्रतीक के रूप में स्टार्टिंग में ही $1 दे दिया जाता है, वो प्रतीक के रूप में कि आपको यह आपका वेतन है, दैट्स इट। यानी कि यात्रा भत्ता तो मिलता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूं दिया मिर्जा के ऊपर, भारत में एक अभियान चल रहा है बीट टू पॉल्यूशन। तो व्हाट इज बीट टू पॉल्यूशन? बीट टू पॉल्यूशन एक ऐसा अभियान है जिसमें भारत को 2022 तक प्लास्टिक मुक्त बनाना है। और कैसी प्लास्टिक? सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ जो मुक्त प्लास्टिक है उससे 2022 तक भारत को मुक्त करने की बात कही गई है। तो 2022 तक जो मुक्त करने की बात कही गई है उसी में दिया मिर्जा बतौर एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उसमें काम करती हैं दिया मिर्जा। तो ये बात याद रखना कि बीट टू पॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो बीट टू पॉल्यूशन 2022 तक की सिंगल यूज़ प्लास्टिक को खत्म करना एक मेन मुद्दा है। तो इतनी बात क्लियर। यूएनईपी का हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो नैरोबी में है, केन्या के, और इसके वर्तमान में कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन। तो इंगर एंडरसन इसके वर्तमान में क्या हैं? कार्यकारी निदेशक हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इंगर एंडरसन। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी यूएनईपी के बारे में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया। अभी आपने हाल ही में पढ़ा यूएनईपी, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही इसे प्रवासी पक्षी दिवस को मनाया जाता है। पहली बार इसे 2006 में मनाया गया। और इसका विषय वस्तु में अगर बात करूँ तो इसका मेन रीज़न ये है कि बहुत सारी पक्षियों की जो प्रजाति हैं वो नष्ट हो रही हैं या विलुप्त हो रही हैं। इसके अतिरिक्त एक नई रिपोर्ट का सर्वेक्षण में आपसे बात करूँ तो लगभग 1 मिलियन पक्षियों की प्रजाति ऐसी है जो कनेक्टिविटी खो रही है। अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी, व्हाट इज कनेक्टिविटी? कनेक्टिविटी से क्या तात्पर्य है? तो कनेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जितने पक्षी समूह है वो क्या होता है, किसी गर्म से ठंडे में और ठंडे से गर्म प्रदेश में विचरण करता रहता है। जैसे कि आप क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो वेटलैंड है, जैसे मैं यूपी की बात करूँ तो बहुत सारे पक्षी विहार हैं, वहाँ आते हैं। और इन पक्षियों में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होने के कारण ये पक्षी जैसे आते थे उतने प्रत्येक वर्ष नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये होती है कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारे संचार सैटेलाइट इतना ज़्यादा क्लियर होने लगते हैं, इतने ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तब प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे सेल टावर्स हैं, ये पक्षियों के दिमाग को छीण करते हैं, हमारे भी दिमाग को छीण करते हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है। तो 9 मई को 2006 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है क्योंकि प्रवासी पक्षियों का संरक्षण बना रहे। तो इतनी बात याद रखना है। और यूएनईपी ही कराता है आयोजन, तो इसमें कुछ याद करने की बात नहीं है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखता हूं। आईसीएमआर द्वारा विकसित परीक्षण किट का वितरण कौन करेगा? तो यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जो विकसित की गई परीक्षण किट है उसका जो वितरण करेगा वो भारतीय डाक करेगा। भारतीय डाक के साथ आईसीएमआर ने लगभग, मैं अगर बात करूं तो 1,50,000 डाकघरों के साथ समझौता किया है और उसमें कहा गया है कि परीक्षण किट का वितरण भारतीय डाक करेगी। भारतीय डाक कितना क्या करेगी? 1,50,000 करेगी। उसके अतिरिक्त आप याद रखिएगा जो डाकघर शामिल होंगे 1,50,000 की जो परीक्षण किट होगी वो सूखी बर्फ में प्रेषित की जाएगी, प्रेषित करने का जो काम होगा वो सूखी बर्फ के अंदर कर किया जाएगा। आपको एक बात याद रखना है कि भारतीय डाक का जो शुरुआत माना जाता है वो 1854 से माना जाता है कि 1854 से भारतीय डाक स्थापित हुई थी मूल रूप से। लेकिन
इसका जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। याद रखिएगा, भारतीय डाक का जनक या संस्थापक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। कभी कभी विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं कि सर 1727 में भी एक घटनाक्रम जुड़ा हुआ है भारतीय डाक से, तो माफ करें, भारतीय डाक नहीं थी वो। 1727 में एक डाकघर की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जो कि जमींदारों और अंग्रेजों की मिली भगत से की गई थी। तो ये बात आपको अलग चीज है, 1727 वाला विषय, और 1854 से विषय दूसरा है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज मिस है, तो इसलिए मैं ऐड करना चाहूंगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये डेवलप नहीं है, AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 के लड़ने के लिए भारत में कितना योगदान दिया है अभी हाल ही में, तो $500 मिलियन की राशि स्वीकृत करी है AIIB ने हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, तो वो है बीजिंग में, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो सहायता करी गई है वो किस तरीके से उपकरण के ऊपर पैसा खर्च किया जाए, किस तरीके से ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा किया जाए, तो इसी सब को सोच करके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत को कोविड-19 से विरुद्ध लड़ने के लिए $500 मिलियन की स्वीकृति दी है। तो इतनी ही बात आपको याद रखनी है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाने का प्रयास करूंगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में लगातार पूछा जाएगा अभी कि सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर्स की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। पहले 88 थी, कितनी वृद्धि हो गई है, तो अभी हाल ही में बंगाल टाइगर्स की संख्या में 96 की वृद्धि हुई है। तो ले चलते हैं आपको बंगाल टाइगर्स, जहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है। तो ये रहा आपका सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र, मैं दोनों ग्राफों में आपको समझा दूंगा। ये रहा आपका बांग्लादेश वाला क्षेत्र, और इसके आसपास ये सुंदरबन डेल्टा का पूरा रीजन रहता है। अगर मैं बात करता हूँ इस तरफ, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ एक और ग्राफ। ये रहा आपका सुंदरबन डेल्टा का, जो ये आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो सर्कल में लगा हुआ है, ये वाला एरिया, ये क्षेत्र है सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य। सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य, या मैं कह सकता हूँ कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व है ये। तो आपको यह याद रखना है कि इसी क्षेत्र की गणना की गई है, जिसमें कितनी संख्या हो गई है 96, कितने से बढ़ा करके 88 से। जो 88 वाली संख्या है वो 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार थी, और वर्तमान में अगर जो मैं बात करूं 96 2019-20 की। कुछ आपको दिखाना था, इसलिए मैंने सुंदरबन डेल्टा का आपको पिक्स भेजी। सुंदरबन डेल्टा से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन किन नदियों से मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनता है या सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र बनता है। तो याद रखिए, एक तो आपकी गंगा है, दूसरी ये आपको ब्रह्मपुत्र दिखाई दे रही होगी, तीसरी आपको ये मेघना रिवर दिखाई दे रही होगी। तो ये 3 नदियों के संगम से बनता है, जो 3 नदियां गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, उनके कारण बनता है एक डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन क्या होते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन यहीं पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन वो होते हैं जो दलदली क्षेत्र में उगते हैं। दलदली क्षेत्र में उगने वाले ऐसे वन, उन्हें कहते हैं मैंग्रोव वन। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन सर्वाधिक यहीं पाए जाते हैं, जो सुंदरबन का डेल्टा है, इसी क्षेत्र में। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो सुंदरबन डेल्टा अगर मैं बात करूँ तो दोनों जगह पर है, इंडिया में भी आता है, और उसके अलावा मैं बात करूं तो बांग्लादेश में भी इसमें शेयर होती है बॉडी। ठीक है, तो याद रखना, इतना क्षेत्र आपको याद रखना। ये आपका है टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्र है 2585 वर्ग किलोमीटर, ये है। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, और ये बाघ अभ्यारण्य भी है। तो इतने आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने डिस्कस किया आपके लिए। ज़्यादा नहीं, कुल 5 प्रश्न थे, लेकिन इसलिए मैंने डिस्कस 5 किए क्योंकि 50 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला आज मैं आपको दूंगा, निश्चित तौर पर आपको मिल जाएगी, तो उसे देखना ना भूलें। फिलहाल कैसा लगा वीडियो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।